हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनकी टॉप 5 यूपीएससी टॉपर्स हमने लिए हैं और उनकी जो कंपाइल्ड स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे एक फाइनल स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। साथ साथ में एक जो सर्टेन बुक लिस्ट होती है जो कि एक सोर्स होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर इस पूरी वीडियो में 2019 के 2018 और 2017 के जो टॉपर रहे हैं उन सब के फाइनल जो मॉक इंटरव्यू रहे हैं, जो आंसर सीट रही है, जो एनालिसिस रहा है रिजल्ट आने के बाद, उन सब की स्ट्रेटेजी कॉम्बाइन करके यहाँ पर एक फाइनल स्ट्रेटेजी हमने प्रिपेयर की है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं जो कि फाइनल आपके यूपीएससी आईएएस अंडर 100 रैंक तक लाने का सफ़र यहाँ पर से आपका कहीं ना कहीं ये थोड़ा ईजी कर देगा। नाउ इस पूरी वीडियो में ओवरव्यू ले लेते हैं कि करेंगे क्या। ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, 40 से 50 मिनट तक भी हो सकती है। इसको अच्छे से मैं बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नाउ इसमें जानेंगे प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी क्या है। इवन सिर्फ हम स्ट्रेटेजी नहीं जानेंगे, कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक के लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, अगर प्रीलिम्स टेस्ट हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो जानेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें हैं, कैसे प्रीलिम्स में सिर्फ बुक नहीं बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, टॉपिक कैसे पढ़ने हैं वो बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर बुक लिस्ट जो हैं, सर्टेन बुक लिस्ट हैं जो कि सिर्फ आपको वही पढ़नी है एक सोर्स के बेसिस पे, और वो सोर्स क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, नोट्स के साथ या नोट्स के बिना, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइनल कहाँ से वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है या टेस्ट देने हैं तो उसके लिए बुक कौन सी होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाया गया है कि किस तरह से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे और आप राइट डायरेक्शन में हो या नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट क्या होते हैं, अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा शॉर्ट या क्रिस्प कैसे बनाएं प्रीलिम्स के, तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए। प्रीलिम्स से पहले क्या करना है और प्रीलिम्स के पहले अगर अपना लेवल बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को और समझ नहीं आता कि कैसे ये चीज़ें पढ़नी हैं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तो ये चीज़ आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए कैसे लेवल बूस्ट करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, करंट अफेयर के लिए कौन से ऐसे 2 सोर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद मेंस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पॉइंट को सफल और रिसफल कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने आपको उदाहरण के साथ समझाया कि किस तरह से मेंस में क्वेश्चन आते हैं, कैसे टॉपिक आपको लिखने हैं, इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन पार्ट क्या करना चाहिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर तो होते हैं। बुक लिस्ट हैं, जो ऐसी बुक लिस्ट हैं जो प्रीलिम्स के अलावा दूसरी पढ़नी पड़ती हैं मेंस के लिए, वो हम जानेंगे। बुलेट पॉइंट कैसे बनाते हैं, तो ये फाइनल स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमने यहाँ पर आपको फ्रेम की है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में @पंकज बोरा स्मॉल लेटर में लिखना है और उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। नाउ यहाँ पर ऑलरेडी 3000 सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर डेली के बेसिस पर आपको हेल्प कैसे मिलेगी, सिंपल सी बात है, जो द हिंदू के बेसिस पे, उस द हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आए हैं या कोई न्यूज़ आई है उसके बेसिस पर हम आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं डेली के बेसिस पर मॉर्निंग पे, और उसी के बेसिस पर एक जो मॉडल आंसर, जो प्रिपेयर्ड मॉडल आंसर होता है हैंड रिटन, वो आपको फ्रेम करके देते हैं। ना उसके साथ साथ आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो द हिंदू के नोट्स यूपीएससी मेंस हो या प्रीलिम्स हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं और आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में हम आपको देते हैं। ठीक है, ईयरली 399 रुपीज़ का है 15 अगस्त तक। अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो 499 का हो जाए, बट अभी के बेसिस पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 6 अगस्त, तो उसके बेसिस पे ये 7 अगस्त हो जाती है क्योंकि मैं ये रात को, अभी बज रहे हैं कुछ 12 बज गया है और मैं ये तब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 11:59 हो चुका है, यानी कि 7 अगस्त होने वाला है, तो 15 अगस्त तक आपको ये मिलेगा 399 रुपीज़ में। उसके बेसिस पर आप ये प्लान पढ़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, या इंस्टा मोजो का लिंक आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं ये आपको प्लान, क्योंकि आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही हम ये चीज़ें आपको देते हैं। ना बिना पाद में भटके हुए अब स्ट्रेटेजी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है, हर एक चीज़ को छोटे छोटे पॉइंट से समझाऊंगा, अच्छे से समझना कौन कौन सी चीज़ें हैं। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो वो पूछना आप, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। नाउ इस पूरी वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही रहता है कि हम प्रीलिम्स और मेंस की
स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करें। तो 2019 के टॉपर रहे प्रदीप सिंह, जतिन किशोर 2018 के टॉपर, कनिष्क कटारिया 2017 के जैसे अनुदीप। इन सब की स्ट्रेटजी क्या रही और सभी लोगों ने एक कॉमन अप्रोच क्या रखी, क्योंकि हमें कॉमन सभी लोगों के अलग अलग चीज़ों से कॉमन अप्रोच लेनी है और उसी के बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजी फाइनल करनी है। आपको जैसे पता है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहती है। अगर हर किसी एक टॉपर का इंटरव्यू देखो, वो यही कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपनी खुद की अप्रोच बनानी पड़ती है प्रीलिम्स के लिए। बट क्या, कहाँ तक, किस हद तक हमें एक कॉमन स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी डिफरेंट रख सकते हैं दूसरों से, या अपनी स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सबको देखने को मिलता है प्रीलिम्स में, अगर देखें 100 क्वेश्चन जो हैं अनसर्टेन रहते हैं। जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं तो यूपीएससी हमेशा बहुत ज़्यादा कैच देती है हर एक क्वेश्चन में। तो हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिलते हैं। अनसर्टेनिटी है, कोई सर्टेन चीज़ें नहीं है। बट प्रीलिम्स की अगर बात करें तो कुछ यूपीएससी की बुक्स ऐसे फ्रेम की गई हैं जो कि सर्टेन हैं, यानी कि अगर उन बुक्स को आप पढ़ते हो तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 90 से लेके 100% तक हो जाती है। तो आप माइंड में ये क्लियर रखना कि हमें प्रीलिम्स की बुक सर्टेन बुक्स पढ़नी है। क्वेश्चन अनसर्टेन आ सकते हैं बट बुक्स जो है सर्टेन रखनी है। नाउ अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग पढ़ना है। नहीं, जो प्रीलिम्स और मेंस की जो स्टडी है वो एक साथ करनी है। अगर आप मेंस का जीएस सिलेबस कवर करोगे ना तो वो प्रीलिम्स के फैक्ट को या प्रीलिम्स की नॉलेज को आपको कवर कर देगा। यानी कि अगर आप मेंस के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वो प्रीलिम्स ऑलरेडी आपका कवर हो रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स अलग पढ़ना है या मेंस अलग पढ़ना है। आप मेंस का सिलेबस उठाइए, जो भी चीज़ पढ़ोगे वो प्रीलिम्स कवर करेगा। बट उसके बाद कैसे मॉक देना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अभी माइंड में पूरा ब्लैंक कर दो माइंड, और अभी हम जान रहे हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कि प्रीलिम्स में एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, आपको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपने माइंड को ब्लैंक कर दो। ठीक है, इनिशियल में अपने माइंड को ब्लैंक कर लो। कोई चीज़ लर्न है तो अनलर्न कर दो और स्क्रैच से स्टार्ट करो। किससे करो? स्क्रैच से, मतलब एंड पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से। आपको सोच लो कि आपने कुछ याद नहीं किया, आईसीएमआर है तो आईसीएमआर भी भूल जाओ, कुछ भी बॉडी है तो आप भूल जाओ। ठीक है, अब कोई भी टॉपिक है, कोई भी रैंडम सा टॉपिक उठा सकते हो और वो स्क्रैच से स्टार्ट करना, यानी कि आपको कुछ उसके बारे में हल्का भी पता है तो उसको अनलर्न कर दो अपने माइंड से। बस कोई भी चीज़ उठाओ उसको स्क्रैच से पढ़ो। जैसे एग्जांपल पॉलिटी की आप बुक पढ़ते हो सपोज लक्ष्मीकांत, तो उसमें एक चैप्टर है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के बारे में कुछ हल्का हल्का भी पता है तो कोई इश्यू नहीं है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, अनलर्न करके अपने माइंड से भूल जाओ और पार्लियामेंट फिर से स्टार्ट करो। वैसे ही हिस्ट्री में भी है, कोई रैंडम टॉपिक लो, सपोज मान के चलो आप फार्मर या ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ रहे हो, आपको पता भी है, किसी लीडर का नाम पता है, किसी फार्मर का या ट्राइबल लीडर का नाम पता है, तो उसको भूल जाओ। इनिशियल से स्टार्ट करो, ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है। यानी कि अपने माइंड को उस टॉपिक के लिए फिर से ओरिजिन से प्रिपेयर करो। यानी कि आपको हल्का फुल्का याद भी है तो उसको बीच से मत पढ़ो, उस टॉपिक को दोबारा लो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब स्क्रैच से तो पढ़ने की मैंने ये फर्स्ट स्टेप तो बता दिया, बट बहुत सारे लोगों के माइंड में और ज़्यादा भी डाउट रहते हैं, उन सब डाउट को भी डिस्कस करेंगे। अब मैं इन सब डाउट को डिस्कस करने से पहले कुछ बुक लिस्ट, सर्टेन जो बुक लिस्ट हैं जिनको मस्ट फॉर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़नी ही पड़ेंगी। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 to 12। आप पहले स्टेप यही लीजिए कि 6 to 12 जो है आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप 2020 जब ये वीडियो देख रहे हो 2020 का पेपर देने वाले हैं, अगर आपके पास फाइनल एनसीईआरटी नोट्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रिपेयर करके देते हैं। वो फाइनल नोट्स हैं। ठीक है, अगर आप उनको भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि पूरा कंपाइल करके हर एक पॉइंट को हमने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छा है, पहले से प्रिपेयर हैं। बट यहाँ पर पहली स्टेप यही आती है कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 नोट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा क्या करना है, अब जब एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 आप पढ़ लेते हो, ये बेसिक बुक हैं, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 6 to 12। अब जब आप ये पढ़ लेते हैं, अभी कितने महीने देने चाहिए, क्या देना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ और बुक्स हैं जो कि सर्टेन है, आपको एक ही सोर्स याद रखना है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज कीजिए, राजीव अहिर।
अब ऐसा नहीं कि आप राजीव अहिर भी पढ़ रहे हो, विपिन चंद्रा भी पढ़ रहे हो, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होगे आप। आपको क्या करना है, सिर्फ एक सोर्स याद रखना है। यूपीएससी में सक्सेस के लिए यही है, सिर्फ एक सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। सपोज मान के चलो अगर आपको यहाँ पर राजीव अहिर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो टॉपिक वाइज या तो गूगल पे सर्च कर लो उस टॉपिक को, फर्दर और ज़्यादा रिसर्च करनी है तो टॉपिक वाइज आप किसी दूसरे मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। पूरी बुक 2 बार नहीं पढ़नी है, 2 बुक नहीं पढ़नी है आपको। हिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम यूज़ करो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत यूज़ करो, इन्वायरमेंटल के लिए जो इन्वायरमेंट है और कंजर्वेशन है साइंस शंकर IAS का यूज़ करो। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 2 बुक का मेंशन किया है, संजीव वर्मा और रमेश सिंह। संजीव वर्मा आप मेंस के लिए पढ़ सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट पढ़ सकते हैं, तो संजीव वर्मा तो आपको पूरी पढ़नी है। बट जैसा मैंने बोला दूसरी बुक रिफ़र करनी है तो आप टॉपिक वाइज रिफ़र कर सकते हो। रमेश सिंह बहुत बड़ी बुक है तो आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। तो यहाँ पर ये स्टार लगा लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 बुक लिखी हैं तो दोनों बुक नहीं पढ़नी है। संजीव वर्मा पूरी पढ़ो, पर रमेश सिंह टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है रमेश सिंह। ओके, नाउ ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, बट 10 दिन के अंदर अमेजॉन में हमारी बुक पब्लिश होगी जो कि हमने कंपाइल्ड एनसीईआरटी 6 to 12। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ देखो एनसीईआरटी 6 to 12 मेंशन किया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, पर यहाँ पर साइंस एंड टेक इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो बुक आएगी साइंस एंड टेक की PR पब्लिकेशन के, वो 6 to 12 सबसे पहले एनसीईआरटी होगी, उस पर इंक्लूड होंगे, प्लस जो मेजर रेफरेंस बुक के सभी पॉइंट होंगे वो सब हमने कंपाइल करके एक बुक बनाई है, वो जल्दी ही पब्लिश होने वाली है। ठीक है, बाकी जो पेड कोर्सेज वाले हैं, जो पेड ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको तो वो फ्री में ही मिलेगी। फ्री में मतलब आपने 399 या 499 का प्लान लिया है तो सिंपल सी बात है, जो ये बुक है ये तो आपको मिल जाएगी उसी प्लान के अंदर। ठीक है, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं देखने को मिलती है। ओके, ये तो था साइंस एंड टेक के लिए और ये मैंने पूरी बुक लिस्ट बता दी। अब इसके अलावा कोई भी बुक लिस्ट दूसरे नहीं आती है और दूसरे को रिफ़र भी मत करो। अपने स्टडी में जितने भी जहाँ पर भी बैठे हो दूसरी बुक साइट कर दो, उसको किसी जगह डाल दो, क्योंकि जितनी बुक आपके सामने होंगी वो और ज़्यादा डाइवर्ट करेंगी, आपका टाइम उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगी। आगे सामने जो भी स्टडी टेबल है इतनी बुक रखो, बस इतनी बुक रखो और ये सोचो कि मुझे 1 साल के अंदर ये बुक ख़त्म करनी है किसी भी हालत में, और आप ये प्रॉमिस करो खुद से कि मैं दूसरी बुक कभी नहीं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। आप सिर्फ अगर दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कीजिए या दूसरी बुक लीजिए, उसका एक सिर्फ टॉपिक पढ़ लीजिए। बस ये फाइनल बुक लिस्ट हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी टॉपर मान के चलो, कोई भी बेसिक है या कोई भी टीचर है, आपको सिर्फ यही बुक बताएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा बुकों के बेसिस पर नहीं पढ़ना। अब बुक मैंने फिक्स बता दी हैं आपको। नाउ अब बुक जानने के बाद, अब जो कोई तो इस वीडियो को वो देख रहे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जो 2023 के लिए 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई ऐसे होंगे जो 2020 का अटैम्प्ट देने वाले हैं या 2021 का अटैम्प्ट देने वाले हैं। अब 2 लोगों के लिए होती हैं, 2 लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ। नाउ जैसा कि लिखा है, कोई वीडियो जैसा मैंने बोला 2020 के लिए देख रहा है, कोई 2021 के लिए, 2022 के लिए या सो ऑन 2025 के लिए भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखो, जो फ्रेशर्स होते हैं या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिन्होंने पूरी पढ़ा है 6 to 12 बट नोट्स नहीं बनाए, तो कोई फ़ायदा नहीं। मान के चलो मेरी बात, अगर कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो तुम, सपोज मान के चलो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने आज 2 घंटा लगा दिया बट नोट्स नहीं पढ़ा, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ आपने पढ़ा है, मुझे व्यू पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। ठीक है, आधी से ज़्यादा एस्पिरेंट अपना जो टाइम वेस्ट है इसी में करते हैं। उनको लगता है कि, उनके माइंड को भी लगता है और उनको भी लगता है कि हमने पढ़ा है, हमने 2 घंटे पढ़ा है, बट किसी चीज़ का याद रखो, आउटपुट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है। बहुत सारे इनिशियल में जो एस्पिरेंट होते हैं, इवन जो एस्पिरेंट 2-3 जिनको लग जाते हैं अटैम्प्ट, वो यही गलती करते हैं कि सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करते हैं, यानी कि 2-2 सोर्सेज से वो पढ़ने लग जाते हैं। दूसरा, सोर्सेज में कंफ्यूज होते आते हैं, और तीसरा, वो अपना टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, उनके माइंड को ये लगता है कि उनने पढ़ तो लिया है बट एक्चुअल में नहीं पढ़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल है, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा, आज 2 घंटे लगाए पूरे पढ़ने में, एडिटोरियल अच्छे से पढ़ा, समझ में भी पूरा आ गया है, कोई आपसे डिस्कशन कर रहा है तो आप बोल पा रहे हो,
बट क्या आपको वो 3 दिन बाद रहेगा याद? क्या आपको जो ये पॉइंट पढ़े हैं वो 1 घंटे बाद वही पॉइंट आपके पास मिल जा रहे हैं क्या याद करने पे? मेमोराइज आप कर पा रहे हो? नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आपको कहीं ना कहीं अगर एक एडिटोरियल मिलता है तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कीजिए कि उसके 4 पॉइंट मैं निकाल लूँ, ताकि आज जो मैंने 2 घंटे लगाए हैं अगले 6 दिन बाद वो 2 घंटे में मेरे ना लगें। आपको सिर्फ 30 मिनट लगने चाहिए, 20 मिनट या 10 मिनट लगने चाहिए। ये तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैं बुक का एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपने एनसीईआरटी क्लास 6th स्टार्ट की और हिस्ट्री का पहला चैप्टर आपने पढ़ा और आपने सपोज मान के चलो 3 घंटे लगाए उस चैप्टर को पढ़ने में। अगर आपके पास सिर्फ पढ़ा, अंडरलाइन किया, बट आपके पास आउटपुट नहीं है, आउटपुट यानी कि रिटर्न आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ओरल आउटपुट नहीं कर रहा हूँ या समझने वाला आउटपुट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है तो वो 3 घंटे आपके वेस्ट, यानी कि आप 1 महीने बाद फिर से उसी चैप्टर को पढ़ने 3 महीने लगाओगे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो या आपने सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक्चुअल में सब लोगों ने गलती की हैं। तो ये सभी मिस्टेक्स मैं आज सब बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी आप मिस्टेक करते हो, किस किस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। आराम से 40-50 मिनट है, इस पूरी वीडियो को सुनो और ये वीडियो ख़त्म हो जाती है फिर से इसको सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा हर एक बार जब सुनते रहोगे हर एक बार आपको नई चीज़ जानने को मिलेगी और आपको उस पर छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना है। बाकी पीडीएफ तो मैं इसकी वहाँ पर दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम में, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो मैंने जैसे बोला तो मैं अपनी इस मेथड को कहता हूँ इनपुट आउटपुट मेथड। इनपुट आउटपुट मेथड तो अपने स्टडी टेबल में सामने चिपका लो एक पूरे नोट्स के फॉर्म में कि मुझे इनपुट आउटपुट मेथड में काम करना है। इस मेथड का बारे में कोई ऐसा कोई मेथड नहीं है, जनरली मैं इस मेथड को बोल देता हूँ इनपुट आउटपुट मेथड। यानी कि अगर आप कुछ इनपुट देते हो, आप किसी चीज़ में 3 पेजेस पढ़ रहे हो तो आउटपुट आपका 10 लाइन का या 5 लाइन का आना चाहिए, जो बुलेट पॉइंट्स या कीवर्ड्स आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हो। यानी कि एक आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो आप इतने ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए कि क्या 150 वर्ड्स में मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ या उस एडिटोरियल का यूज़ किया। ये इंपॉर्टेंट मेथड होती है। ये स्टैटिक में भी इंक्लूड होगा, ये करंट में भी होगा। ओके, नाउ यहाँ तक आप समझ गए। अब पढ़ना कैसे है। अब मैंने कहा जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बिना नोट्स के पढ़ते हैं, पर नोट्स बनाने ही हैं, क्यों बनाने हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब नोट्स अगर आप इनिशियल हो या आपने एनसीईआरटी बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है या आधी पढ़ ली है या कुछ नोट्स बना लिए, ये सभी के लिए है, ठीक है। किसी ने 8th तक पढ़ी होगी, किसी ने 7th तक पढ़ी होगी, कोई 6th से ही स्टार्ट कर रहा होगा। जो मैंने बोला था 9 AM में आज मैं डाल दूंगा, तो 9 AM पे ये शेड्यूल्ड हो जाएगी ये वीडियो। तो बहुत सारे लोग 9th पढ़ चुके हैं, कोई लोग 11th पढ़ चुके हैं, कोई लोगों को 11th पढ़ लिया है, 11th के नोट्स बनाए हैं, बट 6th की क्लास की पढ़ी है बट मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हमें देखने को मिलते हैं। किसी ने आधे नोट्स बनाए हैं, किसी ने आधे स्टार्ट किए हैं तो बीच में छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। और 2020 का दे रहे हो तो फिर भी कोई डाउट मत लो। आप नोट्स जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं हमारे आप ले सकते हो या हैंड रिटन नोट्स किसी के ले सकते हो। बट यहाँ पर एनसीईआरटी 6 to 12th बेसिक डिमांड है यूपीएससी की, बेसिक प्रिंसिपल आपके फॉलो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जो सर्टेन चीज़ें हैं, सर्टेन बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब देखिए, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अभी 6 to 12th के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप 3 महीने लीजिए जिसमें आप नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे खुद से और रीडिंग भी करेंगे, तो आपको 3 महीने लगेंगे। बट आपके पास प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो 2 मंथ ही इनफ है, ठीक है। तो 3 मंथ उनके लिए है जो रीडिंग भी कर रहे हैं साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए 3 महीने। जो सिर्फ जिसके पास प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और उसके लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 2 महीने या 1.5 मंथ है, इनफ है, ठीक है। 1.5 मंथ भी इनफ है। अब जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए तो 1 ही मंथ है, सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज करो आप, ठीक है। तो ये इनफ देखने को मिलता है। अब 3 मंथ की स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ क्या होगी, कि एनसीईआरटी पढ़ने कैसी है वो भी पता होना चाहिए। तो आप इनिशियल में 2 सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, दोनों का कॉम्बो बना लो। क्योंकि आप सिर्फ हिस्ट्री ही चूज़ करोगे या इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, यानी कि आप बोर भी हो जाओगे और ये भी लगेगा कि मेरा एक ही सब्जेक्ट हो रहा है। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लो और 6 to 12th पढ़ो, 6th से 12th पढ़ो, 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा नोट्स के साथ आप। उसके बाद फिर 1.5 महीने के बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी का कॉम्बो लो और ये लो 6 to 12th लो। 3 महीने की स्ट्रेटेजी आपकी ख़त्म। और इसी के बेसिस पर पढ़ना बहुत सिंपल है। पढ़ना कैसे है मैंने सब्जेक्ट तो बता दिया, जैसे मैंने बोला कि मैं इसमें हर चीज़ आपको बताऊंगा,
अब यहाँ पर मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो लेक्चर फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में वीडियो लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या सिर्फ आप 6th to 12th रीड करके ही क्या निकाल सकते हो यूपीएससी? क्या यूपीएससी के जो मेजर क्वेश्चन हैं क्या उनकी समझ या उस लेवल तक पहुंच सकते हो खुद की रीडिंग से? नहीं, कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है। मैं 2 एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाऊंगा इसे कि वीडियो लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ सेल्फ रीडिंग करूंगा। सेल्फ रीडिंग मैटर करेगी, सेल्फ रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, बट वीडियो लेक्चर आप देखिए। जो ऑलरेडी टीचर हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है जिन्हें, आप उनके वीडियो लेक्चर को देखिए। अब मैं जैसे पहले एग्जांपल दे देता हूँ क्यों मैंने ये बोला। जैसे आप द हिंदू एनालिसिस, ये मेरी वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्योंकि आप मेरी द हिंदू एनालिसिस की वीडियो देखते हैं। द हिंदू एनालिसिस में आपके पास एक पेपर आएगा, तो आप सेल्फ रीडिंग से कितना ज़्यादा, क्या यूपीएससी की लेवल या यूपीएससी किस टर्म को ज़्यादा पूछती है, वो आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है या मैं उस चीज़ को करवा रहा हूँ ट्रेन। बट आप अगर द हिंदू एनालिसिस क्यों देखते हैं? क्योंकि पेपर तो आपके पास भी है, आप भी तो सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं ना। तो उस लेवल को या उस यूपीएससी जिस पर डिमांड करती है उस लेवल को टच कर पाना हमारा माइंड ट्रेन नहीं होता है उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, जो टीचर ऑलरेडी उसके लिए पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप उनसे जानिए उसके बारे में, क्योंकि वही आपको बताएंगे आपका वाइड जो वेरिएशन होता है ना यूपीएससी में, किस चीज़ को टच करना है। वाइड एंगल खोलना इसी को कहते हैं कि आप वीडियो लेक्चर का हेल्प लीजिए। मैं आपको जो बताऊंगा ये आप स्ट्रेटेजी क्यों देख रहे हैं, नहीं तो आपको पता है कैसे टेस्ट होता है, कहाँ देना है, कैसे सेंटर में बैठना है, कैसे लिखना है, वो सबको पता है। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि हमें जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको पता है कि किस तरह से आपको चीज़ें करनी है। ओके, तो ये हो गया वीडियो लेक्चर का। अब वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ से? सबसे पहले मैं एक अनअकैडमी के बारे में बोलूँगा। ये पेड कोर्सेज के बारे में बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी के फ्री लेक्चर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। 6th to 12th वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक टीचर के मिलेंगे, हज़ारों टीचर के। आप जिससे समझ में नहीं आ रहा दूसरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो हज़ारों आपको वीडियो टीचर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नाउ जो दूसरा सोर्स है यूट्यूब चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल, इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो हमारे उससे पढ़ सकते हैं। 2020 जो हैं, जो बहुत तेज़ आगे बढ़ चुके हैं, तो वो अनअकैडमी का ले लीजिए हेल्प। और बाकी हमारे किसी ने वीडियो लेक्चर लिए हैं तो हमारे नोट्स लिए हैं, तो यूट्यूब चैनल हमारे ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अपलोड कर रहे हैं हम धीरे धीरे। 6th तो अपलोड हो चुकी है, 7th अपलोड हो चुकी है, बाकी ये वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। नाउ ये सब हमने देख लिया, हम बुक्स जान चुके हैं कैसे स्ट्रेटेजी है अनलर्न करके एक टॉपिक को पकड़ना है। बट सब माइंड में अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू नो दैट वी आर इन ए राइट डायरेक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या हम सही प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, जो पढ़ रहे हैं, जो कब से पढ़े जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। और सब एस्पिरेंट के मन में ये डाउट आता भी है एक बार कि यार वो अचानक से कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उनको फिर आता नहीं है, तो फिर वो डिमोटिवेट होते हैं कि अरे यार मैं तो कुछ अलग ही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ अलग ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो अब आपको क्या करना है उसके लिए, टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियस ईयर पेपर यूपीएससी ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है उसका टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है। क्या आपको खुद मेहनत करनी है? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी मेहनत की हुई है बहुत सारी बुक ने। तो बुक का नाम भी बता रहा हूँ, एक तो मुरनाल सर की बुक है, एक विजार्ड बुक है, एक अरिहंत की बुक है। बट मैं प्रेफर करूँगा आपको विजार्ड की बुक लें, ठीक है। अगर ये विजार्ड की बुक कैसी होती है नहीं देखा तो यूपीएससी टाइम टेबल प्ले लिस्ट में जाइए, हमारे टाइम टेबल वाली बुक लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने पूरा बताया भी है कि किस तरह से टाइम टेबल में और डिटेल में बताया कि कैसे और ज़्यादा आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। नाउ टॉपिक वाइज एनालिसिस कीजिए। अब कोई टॉपिक आपको देखने को मिलता है, उस टॉपिक को स्क्रैच से पढ़िए, इनिशिएट करके, जैसे ओरिजिन से पढ़िए और देखिए। अब कैसे कैसे पढ़ना है किसी बेसिस पे। 2018 का क्वेश्चन आया था यूपीएससी में ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। अब मेंस के लिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ोगे कि मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो हैं इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इकोलॉजी को कैसे बेनिफिट करता है, आपका ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है,
ठीक है। प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है इनिशियल में थोड़ी सी कम होती है बट बाद में यील्ड बढ़ जाती है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जो किसान है उसके पैसे जो है इनपुट जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा कम लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऐसे कुछ आंसर दोगे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेंस के बेसिस पे। बट प्रीलिम्स के लिए आपको कैसी अप्रोच रखनी है? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा तो आप तो यही कहोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मेंस में पूछा जाता है। बट 2018 में यूपीएससी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वेश्चन बनाया कि सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, ऐसा एक पॉइंट। यानी कि अब आपको याद रखो, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें प्रीलिम्स के फैक्ट को, जो फैक्चुअल है उसको भी मेमोराइज करना है। बहुत सारे लोग ये अपने माइंड में मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिटिकल आंसर ही दूंगा या वही सोचूंगा। आपको फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों ही होना पड़ेगा। नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे देश में कौन सी ऐसी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में जानना होगा। तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने यही दे दिया कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आपको हर एक अप्रोच जाननी पड़ेगी। यानी कि किसी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो गूगल सर्च आपको करना ही पड़ेगा कि यार पूरे उसके बारे में, जो ऑलरेडी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट ये चीज़ें बना रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो आपका माइंड उतना ज़्यादा ब्रॉड होगा ही नहीं ना। ये तो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि नेशनल प्रोग्राम उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की कोई अप्रोच है क्या इसके लिए, क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, ये सब जानना पड़ेगा उस टॉपिक के बारे में, तभी एक वाइड। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि इतने सारे टॉपिक हम किन किन के बारे में पढ़ें। तो जनरली जो चीज़ एनसीईआरटी आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मेंस में पूछी जाएगी। उसके लिए क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पॉलिटी के बारे में बात करूँ तो 2018 में क्वेश्चन आया था राइट टू प्राइवेसी। मनी बिल पर क्वेश्चन आया था, और मनी बिल तो ऐसा है लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट मेंशन है। दूसरा आपको याद होगा, अगर आप द हिंदू एनालिसिस का रेगुलर फॉलोवर हैं आप, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में तो मैंने मेंस आंसर राइटिंग करवाई है आपको। तो 2018 में देखो रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रीलिम्स अगर देखोगे 2018 का क्वेश्चन पेपर, तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है आप अभी अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो 2018 वाला रूल ऑफ लॉ का। जो मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो आपको जो आंसर राइटिंग दी थी, क्या उसको पढ़ के वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, और कैसे मॉक आप इंक्रीज कर सकते हो वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ पे ऑलरेडी तो कुछ होता नहीं है। एक साल में द हिंदू को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, जो भी टर्म आ रहे हैं उसको तो हम देते ही हैं। द हिंदू में ईयरली प्लान हमारा वही है ना, ईयरली प्लान कुछ अलग नहीं है हमारा। ईयरली प्लान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मैं आपको बताता हूँ, और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें मैंने यूपीएससी मेंस का सिलेबस और प्रीलिम्स का सिलेबस भी दे दिया है, ठीक है। अब ईयरली ग्रुप में हम आपकी हेल्प कैसे करते हैं, जो टॉपिक आए होते हैं ना, तो डेली के बेसिस पर द हिंदू नोट्स 1 साल तक दे देते हैं। एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर वाइज दे देते हैं आपको। फ़ोन गाइडेंस आपको देते हैं, जो आप 2-3 लाख में अगर वाजीराम यहाँ पर, और वाजीराम या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ोगे, विज़न है वाजीराम में, वहाँ पर आपको 2-3 लाख आप स्पेंड करते हो, बट आपको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो हर जगह अवेलेबल है ना। बट आप पर्सनल मेंटोरशिप क्या है, कैसे आपको गाइड करना है, क्योंकि मुझे ईयरली प्लान के बेसिस पे बहुत सारे लोग डेली के बेसिस पे कॉल भी करते हैं कि मुझे अब डिमोटिवेशन हो रहा है या मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो कैसे करना है। एक्चुअल में ये स्टडी मटेरियल द हिंदू नोट्स हम आपको देते ही हैं, उसके साथ साथ हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं जब आप ये प्लान लेते हैं। तो क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि जो दूसरे ऐसे एरियाज़ में जो दिल्ली में कोचिंग ले रहे हैं या दिल्ली कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कम रुपए में आपको कैसे पर्सनल मेंटरशिप दी जाए। तो यहाँ पर इस प्लान के बेसिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बेसिस पर कि कम चार्जेस में आपको पर्सनल गाइडेंस मिले। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपका कोई बड़ा भाई या कोई सर क्या कर रहे हैं इसके लिए हैं हमारे लिए, कि यानी कि अगर मेरे पास कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं एक सर से पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो पर्सनल मेंटोरशिप में यही चीज़ें होती हैं कि कोई हमारे लिए है जो हमें एक राइट डायरेक्शन देगा। तो इसका क्योंकि मैटर करता है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लेते हो, बट 5000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, पर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो बस उसी में फिर वो जैसे सब लोग पढ़ते हैं भेड़ चाल में, वो भी चलते रहते हैं। तो सबसे मैटर करता है पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो बिना टॉपिक में भटके हुए मैं आपको बताता हूँ कि कहने का मतलब स्ट्रिक्टली द हिंदू को फॉलो करना है, और वही चीज़ें जो हम एडिटोरियल में या प्रीलिम्स के न्यूज़ में डिस्कस करते हैं उन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। और आप देखेंगे कि यूपीएससी अलग जगह से फ्रेम नहीं करता, जो भी चीज़ न्यूज़ में आई रहती है
उसी के बेसिस पे जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर क्वेश्चन बनाता है। जैसे इन्वायरमेंट में 2018 का क्वेश्चन था, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। अब पखुई, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ोगे ना। इसका मतलब हमारी जो न्यूज़ में आ रही है अरुणाचल प्रदेश में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो न्यूज़ में है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैं रिसेंट में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बता चुका हूँ। नाउ अब इतना आप समझ चुके हैं कैसे करना है, वो समझ चुके हैं, बट आप प्रीलिम्स टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी हमें समझना होगा कि अब अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, आपने सब पढ़ लिया, स्ट्रेटजी मैंने बता दी, कैसे क्यों पढ़ना है ये सब बता दिया, बट आप प्रीलिम्स टेस्ट कितना मैटर करता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट इसलिए होते हैं कि अपनी खुद की अप्रोच रखो, खुद की आपको अप्रोच बनानी पड़ती है। यानी कि जैसे मान के चलो प्रीलिम्स टेस्ट अगर आप देखते हैं और देते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा जब टेस्ट करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा भी नहीं होता। प्रीलिम्स टेस्ट इसलिए होते हैं, मैं आपको अब पूरा इंसाइट बताने वाला हूँ कि प्रीलिम्स टेस्ट होते क्यों हैं। आप एक प्रीलिम्स टेस्ट लीजिए विज़न का, इंसाइट का, और अटैम्प्ट कीजिए। पहला आप ये कीजिए कि अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उस समय आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और कभी आप 80 से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो गैस वर्क है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब इस मेथड को आपको अपनाना है कि एक बार 60 से 70 क्वेश्चन करने हैं। नाउ आप 80 से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक्यूरेसी, मैंने ये बोला एक्यूरेसी है, कोई एलिमिनेशन टेक्निक अच्छा यूज़ करता है, और इसके बेसिस पर आपको जज करना है कि आपको 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सब लोगों के माइंड में यही डाउट रहता है और बहुत सार वो वीडियो देखते रहते हैं कि यार मैं 90 अटैम्प्ट करूं या 80। जब तक आप खुद प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो वीडियो कितनी देख लो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने यहीं पर ये बताया, तो आप ये अटैम्प्ट करके अपनी खुद की अप्रोच बनाओ। नाउ अब कौन कौन से पॉइंट रिमेंबर करने हैं प्रीलिम्स से पहले। सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है। दूसरा, जितनी फैक्चुअल डिटेल हैं उसको याद कीजिए। जैसे हमने कल या परसों में लियोपार्ड मेंशन था द हिंदू में, और वहाँ पर हमने देखा था, मैंने आपसे पूछा था IUCN की लिस्ट में कि किस कैटेगरी में आता है। जैसे वल्नरेबल कैटेगरी है तो आपको याद करना पड़ेगा। अब इतने सारे जानवर हैं जो द हिंदू में लियोपार्ड मेंशन है, तो किसी खास वजह से तो द हिंदू ने कवर किया होगा ना उसको, किसी दूसरे जानवर को क्यों नहीं कवर किया। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि एक साल के अंदर, या देखिए जो प्रतिभा वर्मा 3rd ऑल इंडिया रैंक है, उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 साल के करंट अफेयर पढ़े थे, द हिंदू को 2 साल स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, जो भी चीज़ें आई थी उनका बेसिस पे ये मानना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है अब 2 साल आपको पढ़ना है, पर 1 साल 1.5 साल को तो आपको जो चीज़ें मेंशन हुई हैं न्यूज़ में वो चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट में 10th रिजर्वेशन, मतलब 10% रिजर्वेशन दिया एजुकेशन में, जॉब में। तो ये छोटी छोटी ये फैक्चुअल डिटेलें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। अब मैं यही टॉपिक क्यों लाया, लियोपार्ड मेंशन था इसलिए मैंने लिखा, EWS मेंशन था आज के पेपर में, जब 6 अगस्त को हमने डिस्कस किया था उस पर मेंशन था, तभी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब आपको तीसरा पॉइंट ये याद रखना है, सिंगल सोर्स रखना है। अब सिंगल सोर्स के साथ साथ मोर शॉर्ट नोट्स अगेन एंड क्रिस्प नोट्स। अब मैंने बोला कि आपने 6 to 12th बना ली, अब हर एक चैप्टर में जाइए, हर एक चैप्टर में से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए फिर से हर एक चैप्टर के एक आधा पेज का या 1 पेज का नोट्स फिर से बना लीजिए। क्योंकि आपका प्रीलिम्स कल है तो आप 6 to 12th आपके नोट्स हैं वो रिवाइज कभी नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करो, चाहे मेंस हो या अभी मेंस की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, बट आपको शॉर्ट नोट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आपके पास फिर से 1 पेज का नोट्स हैं, जैसे आपने जैनिज्म या बुद्धिज्म में बनाया, फिर से आपको रिवाइज करके और छोटे बनाने हैं उसको। हालांकि टाइम लगेगा, बट बहुत ज़्यादा, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है कि अगर फर्दर आप प्रीलिम्स देने वाले हो, अगर आपके पास 1-2 पेजेस के नोट्स नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में एंड में आप इतनी सारी चीज़ें तो रिवाइज कर नहीं पाओगे। ठीक है, ओके। उसके बाद चौथा है मेक क्विक प्रीलिम्स नोट्स। जैसा मैंने बोला
कि आपको क्या करना है, आपके पास कोई टॉपिक है तो टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। आपने पूरा पढ़ लिया 6 to 12, उसके बाद रेफरेंस बुक। अब आपको लग रहा है कि मैं इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मुझे पता है कि किस जगह पर जैनिज्म और बुद्धिज्म मेंशन है, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको यही करना है, हर एक चैप्टर वाइज के बेसिस पर क्रिस्प अपने प्रीलिम्स के पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लो कि हाँ ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और कैसे पता चलेगा कि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वही टॉपिक वाइज एनालिसिस जैसे मैंने बताया था कि एक टॉपिक को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो इसके बेसिस पे 3 या 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखो आप, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के लिए आप एक पेज बना लो, ठीक है। तो ब्रॉड टॉपिक इन करंट, जो भी करंट में ब्रॉड टॉपिक आए हैं उस पर, और स्टैटिक के बारे में बात करूँ तो जो जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है उस पर। एग्जाम्पल, मनरेगा बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी उस पर, तो मनरेगा कब से शुरू हुआ था, किसकी सरकार के दौरान ये आया था, कहाँ पर ये इस्टेब्लिश होता है, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब चीज़ें पता होने चाहिए। तो मनरेगा इतने सालों से आ रहा है, अभी तो कोविड-19 के बेसिस पर मनरेगा के जो वर्कर्स हैं, इवन बजट भी आधा खत्म हो चुका है, बहुत सारे ऐसे में हैं आउट ऑफ बजट जा चुके हैं, तो मनरेगा अभी न्यूज़ में है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है ना मनरेगा आएगा, ऐसा नहीं कि 1992 में आया था तो यार मनरेगा अब 2020 में नहीं पूछेंगे। तो आपको यही चीज़ें, यही अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब जब आप प्रीलिम्स दे देते हैं तो एक और चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स, जैसे आपका अगले मंथ प्रीलिम्स है, तो सिंपल सी बात है 10:30 से पेपर होता है, तो सिंपल सी बात है बहुत सारे लोग रात को भी पढ़ते हैं, तो सुबह उठने का 1 महीने पहले ही चीज़ें कर लो। अब ये चीज़ें छोटी छोटी आपको अभी लग रहा होगा कि ये उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जिस दिन आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितना घंटे आप सोए हो, क्या आपका ये डेली रूटीन है या नहीं, क्योंकि एक एक मार्क्स के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, ये याद रखो, ठीक है। तो बिफोर प्रीलिम्स, अब बहुत बार अभी टॉपर देखोगे उनके, अगर सेकंड टॉपर देखोगे तो उनका जैसे पहला अटैम्प्ट दूसरा अटैम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, जो दूसरे टॉपर हैं उनके 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मिस्टेक से सीखा ना। बहुत बार ऐसा भी होता है, ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और उनके माइंड में ये डाउट लग रहा होगा कि यार मैं यूपीएससी कर पाऊंगा या नहीं। तो आप उनको देखो ना, जब ऑल इंडिया रैंक 2 ला रहे हो, उनका पहले और दूसरे अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अभी वो फाइनल लिस्ट में आए हैं। तो अपने माइंड में पूरा अपने को मोटिवेट रखो, अपने को फाइनल स्ट्रेटजी, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर कोई यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, इतना अगर मैं वो बोलूँ, ये वर्ड बोलूँगा नहीं बट मैं इससे आपको समझाऊंगा इस वर्ड से, इतना बुद्धू नहीं हो सकता वो। सिंपल सी बात है, अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास माइंड है, इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल, वो सोच सकता है अगर वो राइट डायरेक्शन उसको मिले तो। बहुत बार ये होता है कि यार 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो 3 बार प्रीलिम्स इवन कोई 6th अटेम्प्ट में भी निकालता। तो आप उनका एग्जांपल देखो ना, कि जो ऑल इंडिया रैंक 2nd ला रहे हैं, अगर उनका इनिशियल में 2 प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, तो कुछ ना कोई एक अप्रोच रखनी पड़ती होगी ना, क्योंकि आता सबके पास है, स्टडी मटेरियल सबको है, ज्ञान सबको है, बट करना कैसे है वो ही पर्सनल मेंटरशिप मैटर करती है। ओके, नाउ जो बायोलॉजिकल क्लॉक, ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। नाउ अब कभी कभी आपको लगता है कि हमारा जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप उसमें ही अपने को प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो उसमें अपने लेवल को बूस्ट करने के लिए क्या करो, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ले लो। मान के चलो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पॉलिटी, और एक ऐसा चैप्टर पढ़ो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो इससे लेवल बूस्ट होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपनी इस स्ट्रेटजी में इसलिए ही डाली हैं ताकि आपको ये फ़ायदा मिले ना। अपना ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ो जो कि आपको अच्छा लगता है। हिस्ट्री लग रहा है तो हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स लग रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ो, और उसके बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज मॉक दो, ठीक है। अब बहुत बार ये होता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कहाँ से लाएंगे आप, 1.5 महीना, ये अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हमारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आ जाएंगे, क्लास वाइज टेस्ट आ जाएंगे, एनसीईआरटी के टेस्ट आएंगे चैप्टर वाइज। तो आप हमारे टेस्ट को ले सकते हैं, पीआर पब्लिकेशन के स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव टेस्ट आने वाले हैं, तो आप पढ़ लीजिए अभी के बेसिस पर, फिर हम टेस्ट लाएंगे और उसके बेसिस पर आपको सब्जेक्ट वाइज फिर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये पूरी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करके देंगे, एनसीईआरटी प्लस जो मॉक टेस्ट वैसे होते हैं उनको भी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, अपने जो है सब्जेक्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट मंथ, 1-1.5 महीना आप रुकिए, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये सब चीज़ें हैं। नाउ एक सबके माइंड में आप सब बोल रहे होंगे स्टैटिक तो आपने बता दिया, पर क्या कोई करंट के लिए बताया कि करंट के लिए क्या फॉलो करें? करंट के लिए मैंने अपने जो पेड सब्सक्राइबर हैं उन सब से तो यही बोला है, और इवन वो फॉलो भी करते होंगे, सिंपल सी बात है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर फॉलो करते हो जो पेड सब्सक्राइबर हैं इसमें, ठीक है, तो ताकि पता तो चले लोगों को कि आप पेड सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो करंट अफेयर में मैंने उनसे यही बोला है कि अपने माइंड में अगर खुद भगवान आके बोल दें कि आप इतनी मैगजीन पढ़ लो, तो वो कभी नहीं है। आप सिर्फ करंट अफेयर के लिए 2 सोर्सेज रखो। द हिंदू को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। द हिंदू को क्यों फॉलो करो ये मैं बता देता हूँ। द हिंदू में सबसे पहले व्यू पॉइंट पता चल जाते हैं, एडिटोरियल। एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप द हिंदू फॉलो कीजिए। उस पर द हिंदू को इसलिए होता है कि डेली के बेसिस पे अवेयर है, वो एक ब्रॉडर जो मेजर ग्लोबल लेवल पर टॉपिक चल रहे होते हैं उनको वो कवर करता है, ठीक है। सिंपल सी बात, ऐसा नहीं कि द हिंदू यूपीएससी का फेवरेट है द हिंदू तो उसी से देगा, ऐसा नहीं। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, क्यों ओवरऑल सभी न्यूज़पेपर सेम पढ़ते हैं, बट जनरली आप द हिंदू देखोगे तो यूपीएससी पैटर्न पे वो बना रहता है। एक्चुअल वो कोई फालतू की खबरें नहीं देता, जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं गवर्नेंस पे, सिटीजन को जो इम्पैक्ट करेगी ऐसी खबरें वो देता है ना। द हिंदू करना है तो एक तो हमारी वीडियोस देख लीजिए। हमारी वीडियोस में हेल्प क्या मिलती है कि हम एक तो सबसे पूरा पेपर करवाते हैं कवर, हर एक पॉइंट को डिटेल में मेंशन करते हैं। जो द हिंदू एनालिसिस फॉलो करता है उनको पता होगा कि हर एक पॉइंट छोटा सा छोटा अगर टर्म आए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, छोटा सा छोटा टर्म प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, एडिटोरियल की हमारी ये खास बात रहती है, जैसे आज मैंग्रोव का एग्जांपल ले लीजिए। मैंग्रोव पे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, जब मैंने देखा उसके बेसिस पे तो ऐसा ही क्वेश्चन पास्ट में भी फ्रेम हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि किस तरह से एडिटोरियल आपको पढ़ना है। और सिर्फ एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल का व्यू पॉइंट सबको पता रहता है कि एडिटोरियल ये है, ये चीज़ें हैं, बट क्या उस एडिटोरियल के बेसिस पे 150 मार्क्स का आप लिख पा रहे हो आंसर, वो मैटर करता है। तो हम आपको एट द एंड 150 मार्क्स का वही आंसर प्रिपेयर करके देते हैं। जब मैं मेंस की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आज, तो जो द हिंदू हमारा फॉलो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अभी खुशी भी होगी मन में कि यार मेरा मेंस तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि मैं डेली के बेसिस पे जो द हिंदू कर रहा हूँ उसके मुझे आंसर राइटिंग मिल जा रही है। तो आपको अपने पे भी, खुद पे भी प्राउड होगा, खुद पे भी कॉन्फिडेंस फील होगा। अभी मैं एग्जांपल के बेसिस पे भी समझाऊंगा कि कितना ज़्यादा मैटर करता है कि एक सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो। बहुत बार क्या होता है, लोग दूसरों की वीडियोज़ देखते हैं, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के व्यू पॉइंट बनाने लग जाते हैं। वो आपके साथ डिस्कशन तो कर सकते हैं, बट आपके साथ आंसर राइटिंग जो है वो मैच नहीं कर पाएंगे जब तक उनको ये एबिलिटी नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। द हिंदू करंट में एक तो हमारे वीडियोस देख लीजिए, प्लस हमारे नोट्स को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम कोई भी नोट्स ऐसा नहीं होता है जो स्किप कर सकते हैं। अब आपको सिंपल सी बात है, एस्पिरेंट सब समझते हैं कि कितना कौन सा इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो आप खुद मैनिपुलेट हो ही नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है। आप इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन आपको कर ली है, आपके पास टॉपिक एनालिसिस है, कैसे राइट डायरेक्शन फॉलो करना है वो आप सबको पता है। तो हम कोई चीज़ मिस करते हैं, मिस नहीं करते हैं या मिस कर जाते हैं तो आपको पता रहता है कि ये चीज़ें मिस हो चुकी हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सभी चीज़ कवर करते हैं। ओके, दूसरा, इसके साथ साथ एक मंथली मैगजीन फॉलो करो। अब आप कहेंगे द हिंदू तो हम कर रहे हैं, मंथली मैगजीन क्यों करें हम? ये भी सबसे जो माइंड में क्वेश्चन आता है। देखिए, मंथली मैगजीन मैं प्रेफर करूँगा कि आप विज़न की लीजिए, उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। सबसे पहले 100 पेज की मैगजीन होती है। अगर आप इनसाइट ले लो, वाजीराम देख लो, वाजीराम इंस्टीट्यूट की, तो मुझे लगता है कुछ हाई लेवल ही बढ़ाते हैं वो, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, एट द एंड सभी मैगजीन सेम चीज़ कवर करती हैं, बट उनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, जो वाजीराम इंस्टीट्यूट होती है, और उस लेवल तक भी जाते हैं जहाँ तक यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता। बट विज़न आयस बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। बहुत मंथली मैगजीन में एक महीने में पूरे 100 पेजेस की आ जाती है। अब द हिंदू पढ़ना कैसे? द हिंदू हमारे आपके पास नोट्स हैं, तो सिंपल सी बात है, जो जो टॉपिक आए हैं द हिंदू में और मंथली मैगजीन में उसको कैंसिल कर दीजिए। अब जो मंथली मैगजीन में अलग अलग टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, मंथली मैगजीन इसलिए पढ़नी है क्योंकि मंथली मैगजीन सिर्फ द हिंदू का नहीं करती, इंडियन एक्सप्रेस का भी, ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग सोर्सेज से पढ़ती है, पीआईबी से। इसलिए मंथली मैगजीन एक ज़रूरी होती है कि सप्लीमेंट के लिए, ठीक है। ज़्यादा फोकस करना है द हिंदू पे और उसके बाद मंथली मैगजीन ले लेनी है। नाउ तो करंट के लिए सिंपल सी बात है, द हिंदू करो, मंथली मैगजीन में विज़न करो, इनफ है। बाद में
PT365 आ जाए या PT365 कुछ अलग नहीं होता, इसी मंथली मैगजीन से कंपाइल करके नोट्स बनाए रहते हैं। विज़न आ जाए, इनसाइट आ जाए, वाजीराम आ जाए, तो उनको नहीं देखना है जनरली, सिंपल सी बात है। तो मंथली मैगजीन सिर्फ विज़न और हिंदू को फॉलो करो, इनफ है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कोई कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो एस्पिरेंट्स दूसरे मेंबर होते हैं वो लोग एक मैगजीन दिखाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होती है, आप कहते हैं नहीं यार इसको पढ़ लेता हूँ, तो ये भूल के भी मत करना, जब भी ये चीज़ याद आए तो ये वीडियो देख लो, ठीक है। मैं ये पूरा कंफर्म करके बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 सोर्सेज करो, क्योंकि एट द एंड चाहे विज़न है, इनसाइट है, वो सभी सेम सोर्सेज कवर करते हैं, बस डेट का फ़र्क रहता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता, प्रेजेंटेशन का फ़र्क रहता है। तो ये मैंने कंप्लीट प्रीलिम्स की आपको स्ट्रेटजी बता दी। ओके, ना अब हम डिस्कस करते हैं मेंस की स्ट्रेटजी। मेंस कैसे पढ़ना है या कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, मेंस के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेंस कोई अलग चीज़ नहीं है, मेंस आपको जो आंसर हैं वो पहले से ही प्रिपेयर रखने पड़ेंगे। आपके डेली के बेसिस पे 2 पेपर होते हैं, मान के चलो 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो क्या आप इतने ज़्यादा एबल हैं, या कोई भी टॉपर इतना ज़्यादा एबल होता है कि वो 40 क्वेश्चन अपने बेसिस पे वहीं पर फ्रेम करे? नहीं। तो मेंस की आपको स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, आपको रिकलेक्ट करना है, रिवाइज करना है और नोट मेकिंग करनी है मेंस के लिए। हमारे पास जब हम मेंस लिखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 8 मिनट होते हैं, तो कोई भी ऐसा, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, 8 मिनट के अंदर अच्छा आंसर जो है फ्रेम नहीं कर पाएगा खुद से, जब तक उसको कुछ उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पॉइंट क्रिएट ना हो। डायरेक्टली वो कुछ पॉइंट प्रिपेयर करता है और अब उसकी बाद में आती है कि वो किस तरह से पॉइंट को शफल करता है। हमने अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना है कि हम एक मैंग्रूव पे, हमने सपोज मान के चलो आज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंग्रूव पे हमने नोट्स बनाए। अब मैंग्रूव पे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जो पॉइंट्स हैं उनको रिसफल करके उस आंसर के लिए बनाना है। यानी कि हमने मैंग्रूव प्रिपेयर करे हुए हैं हम, ऐसा नहीं कि मैंग्रूव पढ़ा ही नहीं है, तो सिंपल सी बात, पढ़ा ही नहीं है तो आप लिख ही नहीं पाओगे ना 8 मिनट में, क्या जो लिखोगे आप। आपके पास मैंग्रोव से प्रिपेयर है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पॉइंट को रिसफल करके उसमें बना सकते हो। तो वही चीज़ होती है मेंस की स्ट्रेटेजी। तो मेंस क्या है फिर? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आंसर। तो इस पॉइंट को आप समझें। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं मेंस को कवर करने के लिए? सबसे पहले आप क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, GS1 से लेके GS3 तक, GS4 के भी कर सकते हो। अभी मेजर टारगेट है GS1, GS2, GS3। अब इसके लिए बुक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लीजिए या आप गूगल पर सर्च कीजिए ना कि प्रीवियस ईयर मेंस सॉल्व पेपर्स आप लिखोगे तो आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। ओके, अब 2019 का अगर मेंस का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आया था, देखो आज का ही टॉपिक है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेन कोस्टल इकोलॉजी। अगर आप इसको देखते हो ना तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। अब उसके लिए अलग से सेपरेट 20 या 30 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, तो मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि कैसे है। प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपर्स आंसर राइटिंग एनालिसिस देखिए, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसको, ठीक है। बहुत सारे लोग उसी के बेसिस पर बहुत अच्छा आंसर, हमारे जो पेड सब्सक्राइबर हैं उन्हीं वीडियो को देख के बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करने लगे हुए हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर एक स्टेप बताया कि किसी एक क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करते हैं, स्टेप वाइज लिखना कैसे, वो चीज़ मैंने बताई है उनको। तो आप मान के चलिए अगर वो वीडियोस देख लेते हो तो इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आंसर राइटिंग करने में, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके IAS IPS बनने में। तो ये क्वेश्चन है, तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंग्रोव का डिप्लेशन का कारण बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने बोला हाउ टू राइट प्रिसाइसली, वी ऑलरेडी मेक 4 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जस्ट चेक आउट प्लेलिस्ट में भी टॉपर्स आंसर राइटिंग एनालिसिस आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी वो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंग्रोव पर क्वेश्चन आया है और हर बार बहुत ज़्यादा प्रॉबेबली चांसेस हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में आता है। 2019 में आप क्वेश्चन देख लो, ग्लोबल वार्मिंग में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का कोरल रीफ्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है या कोरल लाइफ्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सिंपल सी बात है ना, आपके पास ग्लोबल वार्मिंग का एक बेसिक तो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है, उन्हीं स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमें फाइनल आंसर अपना बनाना होता है। अब बात आती है हमें नोट्स या मेंस प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने बता तो दिया कि आंसर प्रिपेयर करने हैं
और हर एक टॉपिक को कवर करना है। ये तो बता दिया मैंने आपको, बट एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो उस चीज़ को आंसर फॉर्मेट में लिखने की ट्राई करो, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कंटेंट आपके पास इतना ज़्यादा है कि 2-3 चैप्टर आपके पास हैं, बट किसी चीज़ को ट्राई करो कि इंट्रो, बॉडी या कंक्लूजन पार्ट में कैसे लिखें, क्योंकि एट द एंड आपको 150 शब्दों का ही आंसर लिखना है। तो इंट्रो में ये सोचो कि डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मैंग्रोव्स ब्रैकिश वाटर कोरल इंटरटाइडल रीजन्स में होते हैं जनरली, जहाँ पर फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर इंटरमिक्स होता है और वहीं पर वो ग्रोथ की जाती है। या करंट रिपोर्ट देते हो, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में ये बोला गया है कि 54 स्क्वायर किलोमीटर का मैंग्रोव का एरिया और ज़्यादा बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, इससे आपको एग्जामिनर को लगता है कि आपको यह समझ है, आपने पढ़ा हुआ है। तो करंट रिपोर्ट डाल दो या डेफिनेशन डाल दो, ठीक है, ये होता है। दूसरा, पॉजिटिव क्या चीज़ है उस चीज़ के, यानी कि सॉल्यूशन क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, नेगेटिव क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव क्या हैं, ये तो हर चीज़ के लिए याद रखो, क्योंकि एट द एंड आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जा रहे हो। किसी एक चीज़ के लिए भारत सरकार के पास कोई प्लान है या इनिशिएटिव चल रहे हैं या नहीं, या किसी राज्य सरकार ने चलाए हैं, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कंक्लूजन आपको ऑप्टिमिस्टिक रखना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छे आंसर लिखने हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। जैसे मान के चलो आप ये बोलोगे कि ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है, या अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि यस, अगर हम ये स्टेप लेंगे तो इट विल फुलफिल आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG गोल्स को ये फुलफिल करेगा या उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे वे फॉरवर्ड या ऐसे कंक्लूजन लिखो आप। और कंक्लूजन भी ऐसे होते हैं कि आप उसी समय नहीं बना पाओगे, आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने को कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। अब ये सीखोगे कैसे, ये 4 वीडियोज़ हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखनी है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। एट द एंड आपको 150 मार्क्स का लिखना पड़ता है, यानी कि 150 से लेके मतलब 15 मार्क्स से या 10 मार्क्स का 150 से 200 वर्ड्स में, तो उसी के बेसिस पर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आप करो। अब एक और चीज़ है, जब आपको बॉडी पार्ट समझ ना आए, कभी बॉडी पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव तो लिखने को बोल देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है हमारा एक वाइड अप्रोच नहीं रहती है। तो आज मैं एक अलग सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ आंसर राइटिंग में, जो कि मैंने उन 4 वीडियोज़ में नहीं बताया होगा। पहला है, किसी भी चीज़ को अगर कभी समझ ना आए ना कि क्या क्या इसके वाइड एंगल आप अपने माइंड को कैसे फैला सकते हो, आपको बस कीवर्ड जानने हैं। इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल या फिलोसफिकल। अब ये पॉइंट ऐसे हैं, ये कीवर्ड ऐसे हैं जिससे कि आप किसी भी आंसर में आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंग्रोव का ही ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि मैंग्रोव, चलो मैंग्रोव के वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। आपने ये टर्म पढ़ा सोशली, तो आपको लग रहा होगा समाज, समाज कैसे कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, लोकल कम्युनिटी हेल्प करेगी, NGO हेल्प करेंगी समाज के लिए। ओके, नाउ दूसरा टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम मैंग्रोव्स को कैसे बचा सकते हैं, ये भी है। सिंपल सी बात है, IT इनेबल्ड चीज़ें हैं, वो बहुत सारे जो आंध्र प्रदेश है, गुजरात उसको करता है, तो ये चीज़ें देखने को मिली। ग्लोबल, क्या ग्लोबल लेवल में कोई मैंग्रोव्स को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव चल रहा है, तो इससे ये समझ में आता है। इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है। जोग्राफिकल एरिया, हम कहेंगे कि मैंग्रोव्स ये सुंदरबन डेल्टा के पास होते हैं, इनकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं तो पानी का फिल्ट्रेशन कर लेती हैं, तो वो जोग्राफिकल एरिया हो गया। हिस्टोरिकल अगर पूछोगे तो आप कहोगे यार हिस्ट्री में क्या कोई ऐसा पुराना ट्रेडिशन था जो कि मैंग्रोव को बचाने के लिए हुआ था। आप कह सकते हो 2004 की जो सुनामी आई थी उस पर मैंग्रोव ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन को बचाया था। ये हिस्टोरिकल हो गया। पॉलिटिकल अगर बात करें तो आप कहोगे कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब आपको ये देखना है कि ये तो मैंने एक चीज़ों को देखा, एक आंसर के लिए बताया। अब कोई भी आंसर लिखिए, ये कीवर्ड आपके तो एक तो क्वेश्चन प्रिपेयर है, फिर अगर आपको मल्टी डायमेंशनल चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, मल्टी एंगल नहीं सोच पा रहे हो, तो इन कीवर्ड को याद करो और इन कीवर्ड के बाद सोचो क्या कोई इकोनॉमिक फ़ायदा है इसका। ये देखो इकोनॉमिक चीज़ें पता चल गई, तो आप लिख दो कि हाँ ये फ़ायदा है। तो इन कीवर्ड्स के बेसिस पर आप अपना आंसर राइटिंग पूरी 150 मार्क्स की तुरंत फ्रेम कर सकते हो। ये मैंने आपको एक इनसाइट की चीज़ बताई है, ये मैंने 4 वीडियोज़ में भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करने का कोई एक वीडियो पर्पज़ मिला ही नहीं जहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, आज ये वीडियो पर्पज़ स्ट्रेटेजी मिली है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
नाउ कंक्लूजन आपको हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सर ऐसे के बारे में भी बताइए। देखिए ऐसे के लिए एक मैं वीडियो एनालिसिस लाऊंगा और उसके बेसिस पूरा डिफाइन करेंगे। एट द एंड ऐसे में भी यही टर्म यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे इतना बड़ा लिखना पड़ता है, तो हर एक पॉइंट को कवर करोगे आप इसके लिए कि गांधी जी हिस्टोरिकली क्या सोचते थे, इकोनॉमिक क्या चीज़ें थी, ये हर चीज़ में एप्लीकेबल होगा। तो ये फाइनल स्ट्रेटजी के पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैंने बुक लिस्ट तो बताई, पर बहुत सारी जो बुक लिस्ट थी वो प्रीलिम्स के लिए थी। आज की जो बुक लिस्ट है मेंस के लिए जो अलग से पढ़नी है आपको, जैसे कुछ फ्यू टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में, इसके लिए एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट का GS3 में आता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के याद रखो बहुत 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है डिजास्टर, इंटरनेशनल रिलेशन। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का और इंटरनेशनल का क्रैश कोर्स हम लाने वाले हैं। अगर आप लिखाओगे ना यूट्यूब पे लिख लो डिजास्टर मैनेजमेंट क्रैश कोर्स, मैंने ऑलरेडी किसी दूसरे चैनल के लिए बनाया गया है, बट मैं फाइनल और उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो आई थिंक मैंने 1 या 1.5 साल पहले बनाया था, पूरा UPSC के लिए है। उसमें कुछ एक तो टोटल वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल का नाम भी बता देता हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ऐसा लिखोगे आप, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स क्रैश कोर्स, तो आपको एक पूरी वीडियो लेक्चरिंग मिल जाएंगे, जिसमें UPSC के बेसिस पे मैंने पूरा कवर किया है, ठीक है। बट मैं आपको फिर से ये कोर्स देने वाला हूँ अपने चैनल में, और रिवाइज जो करंट एग्जाम्पल हैं करंट टॉपिक के बेसिस पे। कोई देखना चाहता है 2020 के लिए तो वो अभी देख सकता है, बट मैं 1 महीने के अंदर उसको बना दूंगा पूरा नोट्स के साथ, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अगर किसी को और ज़्यादा जल्दी है, कल ही देखना है, तो वो हमारा फ्री में लेक्चर अवेलेबल है, क्रैश कोर्स मैंने ही बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी स्टडी IQ में भी मेरे कोर्सेज हैं, स्टडी IQ में आपको देख सकते हैं, ठीक है। जो PCS कोर्स हमने बनाया हुआ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे बनाया हुआ है, बट ये चीज़ें आप कोर्सेज जो हैं और ज़्यादा रिडिफाइन करके मॉडिफाई करके हम अपने चैनल पे लाने वाले हैं। और जितना ज़्यादा करंट वो प्रीवियस हैं, वो रिवाइज्ड कोर्सेज नहीं हैं, ये आपको थोड़ा सा इशू आएगा, बट कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है, आपको समझ में चीज़ें आएंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आने वाली है, हमारे कोर्स से ही इंक्लूड है। डिजास्टर मैनेजमेंट का खुद का कोर्स आएगा, इंटरनेशनल की एक बुक आने वाली है, वो आप देख सकते हैं। GS4 कंप्लीट आपको देखना है, ओके। नाउ अब ये सब चीज़ें देखने को मिल गई हैं, अब चीज़ें क्या हैं? अब चीज़ें ये रहती हैं बुलेट पॉइंट हमें बनाने पड़ेंगे। अब कैसे बनाने पड़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। नाउ देखिए बुलेट पॉइंट्स कैसे, या 1 लाइन सेंटेंस कैसे। जो हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं तो हमने उनके 1 हफ्ते पर इसी पर काम किया है। बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक बड़ा पैराग्राफ लिख देते थे, जो कि ना एग्जामिनर पढ़ता था, ना अच्छा उससे प्रेजेंटेशन देखने को मिलती थी। जब आप हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन लोगे, 15 अगस्त तक है, वो आपको 399 का पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इतने कम इन चीज़ों में आपको आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर करवाई जा रही है, आपको NCERT नोट्स, द हिंदू के नोट्स 1 साल तक मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे, चाहे वो कितना बैकवर्ड एरिया का है, कितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो हमने ये प्लान इसीलिए रखा है ताकि सभी लोगों को, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सफ़र करते हैं कि यार उनको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिलते, इवन वो इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं उसके बाद भी। तो जब आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं तो हम आपको एक UPSC पेड ग्रुप डिस्कशन में ये 3 ग्रुप में आपको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, यहाँ पर आपको पेड ग्रुप मिलता है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बुलेट पॉइंट देखेंगे। जैसे डेली के बेसिस पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आंसर राइटिंग अटैम्प्ट करते हैं, तो जैसे कोई भी अगर आंसर उठा के देख लो तो किस तरह से आप देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आज का क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखो प्रेजेंट 54 स्क्वायर किलोमीटर का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि इंडिया की जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2019 उसके बारे में बता दिया। ये इंट्रो इनफ है। तो कितना इंट्रो लिखना है, 1 लाइनर अगर बुलेट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, देखो इन्होंने यहाँ पर अपने खुद के आंसर में इन्होंने खुद समझ लिया कि कॉजेज ऑफ डिप्लीशन में मुझे ज़्यादा फोकस करना है, तो इन्होंने अंडरलाइन भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो कॉजेज ऑफ डिप्लीशन में इन्होंने एक ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया, एसेंस देखो सेम मिलेगा। सी लेवल राइज हुआ, रिडक्शन इन रिवर वाटर लेवल,
इन सब के कारण जो है एक मैंग्रोव्स जो है डिप्लीशन होता है। तो इसी को कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, यानी कि आप एसेंस से भी सेम दे रहे हो और आप मैं पढ़ भी अच्छे से पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। एज ए एग्जामिनर मैं ऐसे ही पॉइंट पढ़ना चाहूँगा। मैं कोई पैराग्राफ के पॉइंट, इन्होंने 150 मार्क्स में अगर पैराग्राफ लिखे हैं कि सी लेवल राइज हुआ, वहाँ के लोग ऐसे आए, वहाँ के लोग ने ऐसा किया, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगा, 0 मार्क्स दे दूंगा मैं, ठीक है। तो बट उसी को के बेसिस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुलेट पॉइंट या वन लाइनर पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे। ओवर हार्वेस्टिंग ही लिखते हुए समझ में आ चुका है कि सिंपल सी बात है, हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वहाँ के, तो ऐसा थोड़ा है कि वो उन्होंने ये चीज़ पकड़ी फिर काटा, घास काटा, ओवर हार्वेस्ट हुआ, ऐसा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखना। यूपीएससी एग्जामिनर ऑलरेडी वो हैं, उनको एलोब्रेशन आपसे चाहिए ही नहीं। वो आपसे चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग एलोब्रेट करने में लगे रहते हैं कि यार पीएम गरीब कल्याण योजना है तो उसको स्कीम्स के अंदर एलोब्रेट करो। नहीं है, एलोब्रेट करना ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब इसी को कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, और ये वन लाइनर में इन्होंने लिख लिया, ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि बुलेट पॉइंट पर फोकस करना है, वन लाइन सेंटेंस में फोकस करना है। ये कैसे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। दूसरा और अच्छे से कैसे कर सकते हो, 4 वीडियोस प्लेलिस्ट में है, वो देख लो, ठीक है। अब क्या करना है, प्रीवियस ईयर के 3 साल के देखो और वहाँ से टॉपिक निकालो, स्टैटिक टॉपिक निकालो, जैसे मैंग्रोव है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे कहूँगा तो अब आप आई थिंक जो पेड ग्रुप सब्सक्राइबर हैं उनके पास तो नोट्स हैं, वो 2 मिनट में कर सकते हो आप उसे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब ये सब चीज़ें मैंने बता दी, एग्ज़ाम टॉपिक निकालने हैं, ठीक है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, और उस पर नोट्स बनाने हैं। हालांकि हम एट द एंड आपको 1-2 महीने के अंदर आपको 150 ब्रॉड टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। जो भी करंट में आएंगे वो सब आपको मिल जाएगा फाइनल बुक की तरह, ठीक है। हमारे पेड कोर्सेज का ये अपना एक जो है इनिशिएटिव है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई आपके पास स्पेक्ट्रम बुक है, तो आपके पास 1 चैप्टर है, तो उन 1 चैप्टर के 2 पेजेस बनाओ। आपको लगता है कि इस पॉइंट का मैं मेंस के लिए यूज़ कर सकता हूँ, वो पॉइंट निकाल लो, और 150 शब्दों में यूज़ करने वाला है तो वो पॉइंट निकाल लो। सिंपल सी बात है, पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल, कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के कारण पीछे क्या कारण थे, वन लाइनर पॉइंट लिख लो ना, एक्सट्रैक्ट कर लो। अब आपको पूरी बुक पढ़ने राजी हो फिर से नहीं पढ़ोगे आप, पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लो कि क्या क्या लिखना है। एलोबरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड से निकाल लो वहाँ से, और छोटे से हर एक टॉपिक में 2-2 पेज के नोट्स बना लो। तो एक टॉपिक के पास, आपके पास कोई टॉपिक आता है तो उसके पास आपके लिए 2 पेजेस के नोट्स होने ही चाहिए, जिससे कि आप रिवाइज करो और बनाओ, ठीक है। अब आप कहोगे यार इतने सारे नोट्स बन जाते हैं, हर पेजेस के 2 पेजेस के। आपको अगर मैं बोलूँ GS 1 का पेपर है कल के दिन, तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही तो पढ़ोगे ना, तो बल्कि थोड़ी ना है वो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में 50 पेजेस होंगे या 50 टॉपिक होंगे ब्रॉड जो आपको पढ़ने हैं, तो सिंपल सी बात है। तो इनिशियल में लगेगा। अब जो टॉपिक आपने बनाए ना उस पर वैल्यू एडिशन करना है। जैसे आज बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर बताया भी होगा कि आपको ये पेड कोर्सेज में कि वैल्यू एडिशन करना है अपने पॉइंट में। ये सब लोगों ने आंसर राइटिंग लिखी है, तो यहाँ पर हम इवन जो लगता है कि क्या क्या चीज़ इंप्रूवमेंट है वो भी हम आपको ये देखिए वॉइस नोट में आपको बताते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि कंप्लीट आंसर तो है, बट यहाँ पर वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपने एक प्रिपेयर कर लिया स्टैटिक नोट्स, बट जब जैसे जैसे करंट में वो चीज़ें आती हैं, बस जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई तो उसको ऐड कर लो, ओके। अब नाउ एंड की ओर बढ़ते हैं। कुछ बुक्स का रिवाइज बहुत बार अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। अब आपको मॉक देने हैं। अब मॉक आप दोगे तो उससे समझ जाओगे कि किस तरह से हैं। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए लास्ट फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, कंटेंट आपको हर एक इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, मैं भी आपको कंटेंट देता हूँ, बट आप प्रेजेंटेशन में, पहला स्टेप है आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर मैं ये देखो, ये प्रेजेंटेशन आपको इंट्रो अलग दिख रहा है, बॉडी पार्ट दिख रहा है, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन अलग से दिख रहा है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं कोई ऐसे आंसर जिस पे कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं दी होती है, ठीक है। मैं किसी आंसर को नहीं दिखाऊंगा अभी, बट मैं यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा कि पहला जो है प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा आपको, कि किस तरह से इंट्रो देना है, फिर स्पेस देना है, फिर आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, चार्ट फ्लो ड्रॉ कर सकते हो, इसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। याद रखना, कंटेंट आप ये मत सोचो कंटेंट सभी के पास सेम है। आप 1-2 अगर अलग लाइन लिख देते हो तो अगले बंदे से आगे नहीं जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 0.5 मार्क्स से ज़्यादा दे देगा।
उससे ज़्यादा नहीं देगा। आपको मैटर करता है, फाइनल बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छी करोगे सेम आंसर लिखोगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं, हर एक में 2-2 लाइन अलग लिख लोगे तो कोई उतना अंतर नहीं आएगा, बट प्रेजेंटेशन पर वर्क करोगे तो बहुत अंतर आएगा। तो इसी के तरह साथ फाइनल स्ट्रेटजी हम एंड करते हैं।